लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास कि एटॉमिक नंबर दिया रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहेगा, तो उसका हम लोग कैसे ग्रुप नंबर और उसका पीरियड्स नंबर निकालेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे और 100 से अधिक एटॉमिक नंबर रहेंगे तो उसका नोमेनक्लेचर्स कैसे करेंगे, नहीं, और मैजिक नंबर बताया था। ये सब चीज़ें पढ़े हैं। मेनली आज से हम लोग को स्टार्ट करना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है, नहीं। तो देखो चलो हम लोग करते हैं, ध्यान दो बाबू। देखो तो हिरना पेरियोडिसिटी क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी नहीं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिख देना, यही हम लोग पढ़ने। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहले हम लोग क्या पढ़ना है? पेरियोडिसिटी। तो क्या होता है पेरियोडिसिटी? तो देखो जो भी ऐसा प्रॉपर्टी जो एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इसके बाद रिपीट्स होता है, नहीं, जैसे तुम देखते हो ना, जैसे सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि लिथियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया? Li2O बनाया, नहीं, लेकिन लिथियम बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। तो क्या मैग्नीशियम और रिएक्शन करेगा O2 से तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा, नहीं, मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनाया, ये लिथियम ऑक्साइड से बनाया, लेकिन मैग्नीशियम के बाद कौन सा आता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद आता है उसके बाद क्या आएगा? लिथियम है, इधर तुम बेरिलियम ले लो, बेरिलियम का बात कर लेते हैं तो BeO बनता है। उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आता है। इसके नीचे क्या आता है? कुछ देर बाद आता है सोडियम, तो उसका भी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? Na2O बनेगा, नहीं। देखो तो कुछ देर के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हुआ ना, नहीं, तो कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट्स होते हैं और सबके पास वो प्रॉपर्टीज होता है, नहीं, तो उसी को हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब सिंपल सा होता है रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी इज कॉल्ड क्या बाबू तुम्हारा? पेरियोडिसिटी, नहीं। अब ऐसा ध्यान दो, देखो जैसे अच्छा क्यों रिपीट होता है? आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि देखो होता है जैसे लिथियम का प्रॉपर्टीज जो होगा वही सोडियम का होगा, वही पोटेशियम का होगा, मैक्सिमम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट में क्या एक इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका भी आउटर मोस्ट की अगर हम बात करें 2p2 2p6 3s1, इसका भी बात करेंगे तो 4s1, तो सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू? एक két इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो देखो होता है क्या है, तो प्रॉपर्टीज रिपीटेड, properties repeat after regular interval of time is called periodicity, is called क्या होगा बाबू? पेरियोडिसिटी, नहीं। अब कौन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है? तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें जो हम लोग को पढ़ना है अभी, नहीं, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं बाबू उसमें एटॉमिक रेडियाई। पहला पीरियोडिक कौन सा प्रॉपर्टीज होता है? एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। उसके बाद इसमें बाबू तुम बात करो तो थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेटल मेटालिक, ये सब कैरेक्टर कुछ पढ़ते हैं। तो तुम्हारे एटॉमिक रेडियाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और हम लोग जेड इफेक्टिव भी इसमें पढ़ सकते हैं, जेड इफेक्टिव। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जेड इफेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे। नहीं तो ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाबू आज पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पढ़े बिना हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। चलो तो जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं जेड इफेक्टिव। लिख लो इसको। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बहुत अच्छा टॉपिक है जेड इफेक्टिव, क्योंकि देखो लगभग सारा चीज पूरे केमिस्ट्री में तुम पीरियोडिक टेबल में कोई भी चीज अगर तुम सोचोगे और तुम पीरियड में जा रहे हो, नहीं ग्रुप में तो हम लोग साइज से देख लेते हैं, लेकिन पीरियड में हम साइज लगता है कि सबका सेम ही है, लेकिन छोटा छोटा साइज छोटे छोटे होते जाते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो मैक्सिमम चीज आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना हो, नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना हो, तो बहुत सारी चीजें तुम निकालोगे, तो सब में तुमको किस चीज की जरूरत पड़ेगा, जेड इफेक्टिव का जरूरत पड़ेगा। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जेड इफेक्टिव। ध्यान तो देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके एक और नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एनसीईआरटी में इसी नाम से मिलेगा। और एक जगह थोड़ा सा मिलेगा, एक जगह तुम जब पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें एक जगह तुमको लिखा हुआ रहेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग इफेक्ट, एक जगह नहीं, उस चीज को समझना है तुम लोग को कितना इंपॉर्टेंट है ये पता चल जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं। और जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे बाबू, तो और किसी का भी अगर तुमको जेड इफेक्टिव निकालना हो, जेड इफेक्टिव तो निकालते हैं जेड और माइनस क्या करते हैं सिग्मा, और जेड इफेक्टिव निकालना हो तो जेड माइनस क्या होता है सिग्मा, जहां पे वेयर जेड क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, और सिग्मा तुम्हारा क्या है, तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सब पढ़ेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट या इसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, शिल्डिंग इफेक्ट्स बोलते हैं। नहीं तो चलो देखते हैं जरा सा कैसे इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, और जेड इफेक्टिव होता क्या है, इसका एक और नाम क्या है बाबू, तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जरा देखो जेड इफेक्टिव होता है क्या, ध्यान दो बाबू। देखो हाँ, जैसे हम लोग पता है ना कि न्यूक्लियस में कौन से रहते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, नहीं तो न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं। तो हम लोग न्यूक्लियस को सिर्फ किससे दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को भूल जाओ तो सिर्फ प्लस चार्ज से दिखाते हैं। नहीं कहीं भी न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और तुम्हारा कौन सा होता है तीसरा ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं इसका भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं तो देखो तुम एटम्स के बारे में बहुत डिटेल्स में स्टडी करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर तुम बात करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में तुम अगर बात करो, ये इलेक्ट्रॉन हो या फिर ये इलेक्ट्रॉन हो या फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इस इलेक्ट्रॉन में और ये न्यूक्लियस में क्या होता है बाबू, तो ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये अपने तरफ क्या करता है बाबू, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को क्या बोला गया बाबू केमिस्ट्री में, इसी अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसी रिपल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सन।
रिपल्सन नहीं, तो इस रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीन का काम कर रहा है, स्क्रीन नहीं, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट को किसे लिखते हैं? सिग्मा का। देखो ना, जैसे स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा नहीं, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इनर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिट के लिए बाहर हो गया नहीं, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट नहीं हो, मतलब यहाँ पे एक पर्दा का काम करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि अट्रैक्शन ज्यादा होता है तब तो ये स्टेबल होता है, तब तो रहता है, तो भाग नहीं जाता। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक स्क्रीन का काम करता है, उसी स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग, जो स्क्रीन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल्सन बोलते हैं, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या शील्डिंग इफेक्ट्स बोलते हैं नहीं। तो सिंपल सा और तुमसे पूछा जाए अट्रैक्शन क्या होता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है खासकर इसको हम लोग निकालते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जो बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और किसी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या करता है, इसको रिपल्सन करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इस इलेक्ट्रॉन्स को सब के सब रिपल्सन कर रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो रिपल्सन होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे नहीं, अच्छा एक चीज और सबसे अच्छी चीज है, थोड़ा सा तुम ध्यान दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो मिटा देते हैं। तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हमको जेड तो सबको पता है एटॉमिक नंबर, सिग्मा निकालना पड़ेगा। अगर सिग्मा निकल जाएगा तो जेड इफेक्टिव में एटॉमिक नंबर में से हम लोग सिग्मा को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? जेड इफेक्टिव निकल जाएगा नहीं। तो चलो जरा हम लोग निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे सर, समझते हैं सारी चीजों को। चलो ध्यान दो। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे एक कुछ और बातें हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट है, और ये वाला कौन सा ऑर्बिट? चौथा ऑर्बिट है, ठीक है नहीं। सब में इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम लोग कौन सा सबसे बेसिक में बताए थे? ये एस है, ये यहाँ इसको, इसमें क्या आता है? पी आता है, इसमें क्या आता है? डी आता है, इसमें क्या आता है? एस आता है नहीं, एस पी डी एफ, ऐसे कुछ है नहीं। तो तुमसे और कहेंगे, जैसे देखो अभी तो लॉजिकली हम लोग सीखेंगे, क्योंकि तुमको नहीं पता है बाबू कि एस ऐसे बनाते हैं तो एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है। एस का शेप कुछ अलग होता है, पी का शेप कुछ अलग होता है, डी का शेप कुछ अलग होता है, और एफ का शेप क्या होता है? कुछ अलग होता है नहीं। तो तुम सब के सब केमिकल बॉन्डिंग्स में पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पढ़ोगे, तो सब जगह बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो अभी ऐसे जानना ना बाबू, अभी लॉजिकल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है, और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि हम क्या हो जाए? ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि न्यूक्लियस से हम अट्रैक्शन करें। ये इलेक्ट्रॉन्स चाहता है कि न्यूक्लियस से क्या करें? अट्रैक्शन करें। अब देखो होता क्या है, तो बस ये बताना, जैसे मान लो ये सबसे बाहर है, कोई एक इलेक्ट्रॉन से जो सबसे बाहर है नहीं, अब इस इलेक्ट्रॉन पे सब के सब रिपल्सन लगा रहा होगा, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन चाह रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट नहीं हो। तो कहने का मतलब बस तुमको अभी ये बताओ, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत तुमको बहुत जगह पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा किस ऑर्बिट्स का इलेक्ट्रॉन इसको इससे अट्रैक्ट होने से रोकेगा? मतलब किसका? एस में इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका शील्डिंग पावर ज्यादा है, पी में इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग पावर ज्यादा है, डी में इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग पावर ज्यादा है, या एफ में इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग पावर ज्यादा है। तो याद रखो बाबू, देखो होता है क्या, जैसे हम लोग देखो अभी हम लोग साइंटिफिकली नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अभी आइडिया नहीं है ना एसपीडीएफ का शेप कैसा होता है, नहीं, लेकिन हमको इसका जरूरत अभी है। क्योंकि तुम बहुत देखो, आगे तुम पढ़ोगे ना तो तुमको एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा जिस दिन हम लोग नहीं बोलेंगे जेड इफेक्टिव। जब तक तुम इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, ये खासकर पीरियोडिक टेबल, इसके बाद हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सब में हमेशा जेड इफेक्टिव आएगा, क्योंकि कहानी तो एटम का ही है ना, और एटम में तो मेन चीज यही होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो देखो लॉजिकल समझो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कोई कीमती चीज यहाँ पे रखा गया है नहीं, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स उसका क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है नहीं, उसको गार्ड का काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब मान लो कि हम ये भी इलेक्ट्रॉन्स इसको रखवाली कर रहा है कि हाँ इससे इसको अट्रैक्ट नहीं होने देना है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा?
ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों क्या सोच रहा होगा बाबू, ये सोच रहा होगा चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं हम लोग पीछे तो एक बैकअप है ना, पी वाला इलेक्ट्रॉन्स रोकेगा इसको, चलो हम लोग आराम कर लेते हैं। ये वाला भी वही सोचेगा चलो यार अब इसके, अब देखो तो सबसे कम देखो तो यहाँ पे, अच्छा एफ में देखो तो जैसे मान लो एफ भी है, नहीं एफ के बाहर भी तो कुछ हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें, तो सबसे ज्यादा सील्डिंग पावर जो होता है सबसे ज्यादा एस का होता है। क्यों? क्योंकि इसके इधर तो कोई है नहीं रोकने वाला, तो ये अंतिम है ना, तो सील्डिंग पावर जो होता है, स्क्रीनिंग पावर याद रखना। अभी ये तुमको समझ नहीं आएगा क्यों होता है, बस अभी याद करके रखो। देखो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा एस का होता है, तुमको नहीं समझ में आएगा क्यों, लेकिन याद रखो ना, एस का, पी का, डी का और एफ का, ये धीरे धीरे क्लियर तुम्हारा हो जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट याद रखना, सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रोकता है, मतलब समझो ना कि अगर इस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है मान लो, तो एस वाला कैसे रोकता है, एकदम ऐसे रोकता है कि हाँ अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। पी वाला थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, डी वाला थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, एफ वाला ऐसे रोकता है। बताओ ना इसमें कोई चीज रोकेगा? नहीं समझ ना, एफ वाला ऐसे रोकता है, डी वाला ऐसे रोकता है, पी वाला थोड़ा सा ऐसे रोकता है और एस वाला एकदम ऐसे खड़ा रहता है, एकदम टाइट है एकदम कि हाँ अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। तो सील्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? एस का, पी का, डी का और एफ का। तो बस ये चीज याद रखो, अभी तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। एफ का साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे रोकेगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सब में कैसा होता है, कैसे रोकेगा, सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो एफ, डी के पास तो बहुत, डी का जो शेप होता है क्या होता है, डबल डम्बेल होता है। एफ का शेप डिफ्यूज होता है, तो उसका शेप ही सही नहीं होता, तो कहां से रोक पाएगा? नहीं, तो वही चीजें समझने वाला है। जैसे मान लो कि तुमको ध्यान दो, छोड़ो ज्यादा लॉजिकल बात करने की जरूरत नहीं है, याद रखो तुम लोग कि सील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? एस का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, फिर क्या होता है? एफ का। चलो अब एक साइंटिस्ट थे एस्लेटर्स रूल, नहीं तो अकॉर्डिंग टू एस्लेटर जेड इफेक्टिव जो होता है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेटेड वेरी इजीली। कैलकुलेटेड का क्या, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आसानी से। नहीं, इन्होंने देखो क्या कहा था, देखो एकदम याद होना चाहिए, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन होता है उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो तुम मोबाइल की लाइट को ज़्यादा कर सकते हो, नहीं उसको बढ़ा के थोड़ा सा मैनेज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। चलो अब जैसे देख लो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ कहा, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये तुम्हारा दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और कौन सा ऑर्बिट है यहाँ पे? चौथा ऑर्बिट। नहीं, तो अगर हम इसको बाबू एन मान लेते हैं, मान लो इसको हम लोग एन मान लिए, चलो इसी को एन मान लेते हैं, हालांकि आउटर मोस्ट को हम लोग एन मानते, चलो उसी को मान लेते हैं। आउटर मोस्ट जो है सबसे बाहर ही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको हम लोग नाम देते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये तुम्हारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसके पहले क्या है बाबू? ये एन है, देखो तो ये तुम्हारा अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो n को 4 को n बोले हैं, तो 3 को क्या बोलेंगे? n-1 n के टर्म में, इसको क्या बोलेंगे? n-2 और इसको क्या बोलेंगे? n-3। तो n होता है n-1, n-2 और n- क्या होता है? 3 होता है। नहीं देखो, तो अब उन्होंने क्या कहा था, स्लेटर साहब ने देखो क्या बताया था, इन्होंने बताया था, ध्यान दो, सिग्मा वैल्यू फॉर n+1th सबसेल इज 0, इज क्या होगा बाबू? 0। नहीं, अब n+1, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, हम इस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन निकालने जा रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये n है तो ये तुम्हारा n+1 होगा,
उसके एक और ऑर्बिट मान लो हम लोग इस ऑर्बिट में निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर इसे अट्रैक्ट होगा, क्या ये इसको अट्रैक्ट होने से रोक पाएगा? जैसे हम चाहते हैं तुम हमको नहीं देखो, हम यहाँ पे पर्दा लगाना चाहते हैं, यहाँ बीच में ना हमारे और तुम्हारे बीच में पर्दा लगाएगा, तब तो हम क्या होगा, तब तो हम तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर कैमरे को उस साइड पर पर्दा लगा दिया जाए तो फिर क्या फायदा होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इससे इधर है, इसको रिपेल करने के लिए बीच में चाहिए ना, स्क्रीनिंग का काम करने के लिए बीच में चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा कहाँ पे है? बाहर है। तो वही उन्होंने बताया था कि n+1 है तो उसके लिए सिग्मा वैल्यू कितना लेंगे? 0, मतलब उसका कोई रिपल्सन नहीं है। और उन्होंने देखो ये कहाँ से निकाला अभी तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। देखो उसके बाद आता है सिग्मा वैल्यू फॉर nth सबसेल, nth सबसेल इलेक्ट्रॉन इज 0.35। सिग्मा वैल्यू फॉर nth सबसेल इज 0.35। सिग्मा वैल्यू फॉर n-1 कितना बाबू? n-1th सबसेल इज 0.85। कितना होता है बाबू? 0.85। अब बाकी जितने भी होते हैं सिग्मा वैल्यू फॉर n-2 हो गया या n-3 हो गया सबसेल इज 0. क्या है बाबू? सॉरी 1 लेते हैं। कितना लेंगे? 1। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, सिग्मा वैल्यू n+1 सबसेल के लिए 0, nth सबसेल के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, और यहाँ पे सिग्मा वैल्यू फॉर n-2 एंड n-3 के लिए सिग्मा वैल्यू कितना लेंगे? 1 लेंगे। ये किसने बताया था बाबू? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एस्लेटर साहब ने कहा था। नहीं, और ये कैसे निकाले थे इसको तुम लोगों को निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बस तुम लोग को रेडीमेड यूज कर लेना है कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिग्मा का वैल्यू लेंगे। सिग्मा का वैल्यू पता चल जाएगा तो जेड इफेक्टिव निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे? तो जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं तो वहां से चीजें क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। चलो तो एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है फाइंड जेड इफेक्टिव वैल्यू, फाइंड जेड इफेक्टिव वैल्यू, जेड इफेक्टिव वैल्यू फॉर Mg12। फाइंड जेड इफेक्टिव वैल्यू फॉर Mg12, मतलब Mg12 के लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालना है, और तुमसे नहीं कह रहा है किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो हम लोग हमेशा आउटर मोस्ट के एक इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे। हमेशा कैसे निकालेंगे? आउटर मोस्ट के एक इलेक्ट्रॉन पे। तो सबसे पहले निकालने से पहले कुछ बात हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दो, देखो तो बाबू यहाँ पे क्या है समझना। देखो जैसे Mg के सिग्मा निकालना है तो पहले ये तो पता चलना चाहिए ना कितना ऑर्बिट है। n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, कितना ऑर्बिट है पहले तो ये तो हमको पता करना है। तो चलो जरा सा देखते हैं। तो Mg के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। देखो तो आ रहा है ना, बेसिक में सिखाया है लेक्चर नंबर 2 में, 1 और 2 लेक्चर नंबर में। तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 आएगा, 3s क्या आएगा? 3s2। तो ये इसका n है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n-1, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? n-2। इसका मतलब इसके पास n, n-1, n-2, मतलब इसमें से एक यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो तुमसे नहीं कहा किस इलेक्ट्रॉन से निकालना है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन से निकालना है। और 12 को प्रोटॉन है, यानी कि इसमें ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, और यहाँ पे कौन सा है? तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे देखो तो कितना, इसमें बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद क्या है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 2 s में 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। हमको ये पता करना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इससे कितने से अट्रैक्ट हो रहा है, जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। नहीं देखो अब कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो। तो देखो तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे सिग्मा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रिपल्सन। तो अभी अभी तुम देखे हो ये तुम्हारा बाबू n है, ये n-1 है, ये n-2 है। नहीं तो देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स है ये सब के सब उसको क्या कर रहे हैं, सब के सब उसको रिपल्सन कर रहे हैं। किसको छोड़ के, किस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान दो, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिपल्सन नहीं कर रहा होगा, नहीं ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रिपल्सन नहीं कर रहा होगा। इसके अलावा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 में से वो अपने आप को रिपल्सन नहीं कर रहा होगा, बाकी 11 उसको रिपल्सन कर रहे होंगे। अलग अलग ऑर्बिट में है, अलग अलग सबसेल में है, तो अलग अलग तरीका से रिपल्सन कर रहे हैं। कोई ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा। नहीं ये तुमसे बोलेंगे तुम अपने आप को धक्का लगाओ, हम अपने आप को ऐसे धक्का लगा रहे हैं, नहीं पीछे जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, कितना को लगाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन तुम थोड़ा सा धीरे से लगाओ तो चले जाएंगे। नहीं तो खुद को धक्का वो नहीं लगा सकता, तो खुद को फोर्स नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे, बोलो हाँ कि ना। 1 इलेक्ट्रॉन्स क्यों कम करेंगे, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसलिए कम करेंगे क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन पे तो रिपल्सन निकाल रहे हैं सिग्मा, इसी इलेक्ट्रॉन्स पे तो निकाल रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे धक्का लगाएगा, वो अपने आप को कैसे रिपल्सन करेगा, इसलिए 1 कम कर देते हैं। नहीं तो देखो तो क्या आएगा बाबू तुम्हारा, ये 2 था, हमेशा जिस इलेक्ट्रॉन्स में निकालना उसको छोड़ देते हैं सिग्मा निकालने के लिए। तो 1 और n के लिए सिग्मा वैल्यू कितना लेते हैं, 0.35। नहीं उसके बाद देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, और n-1 में और इलेक्ट्रॉन, n-1 सबसेल में और इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए सिग्मा वैल्यू कितना लेते हैं, 0.85। यहाँ पे 2 था बाबू, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिपल्सन नहीं कर रहा है। चलो 8 के लिए तो सबको जोड़ोगे ना, जितना सिग्मा है, जितना रिपल्सन है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 × यहाँ पे 6 + 2 8, और कितना से करते हैं तो 0.85 से। फिर यहाँ पे क्या है, 2 × क्या है, 1 है, तो 2 अब प्लस देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, 40। यहाँ पे 8 × 8 कितना होता है, 64 और 4 कितना होगा, 68। अब प्लस 0.35, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कितना आएगा बाबू, यहाँ पे निकालो देखो तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 8 2 कितना होता है, 10 और 11, 1 नहीं कितना होता है, 6 2 8 और 1, यानी कि 9.15। ये तुम्हारा सिग्मा निकला है 9.15। तो बोलते निकालना है जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव निकालोगे तो क्या आएगा, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना ये बताओ, जेड की अगर बात करें, जेड कितना है बाबू, तो जेड इसका टर्न नंबर कितना है, टर्न नंबर देखो 12, तो 12 माइनस 9.15। तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, देखो तो कुछ नहीं घटाना है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 100 हो जाएगा। तो 0.85 जोड़ोगे, जैसे ये 100 होगा 10 हो गया ना, जैसे 100 हुआ तो 10 हो गया, तो अब 12 में से 10 गया तो फिर क्या बचा, तो यानी कि जेड इफेक्टिव वैल्यू कितना आएगा बाबू तुम्हारा, 2.85। 2.85 मतलब रिपल्सन इतना है नहीं, लेकिन अट्रैक्शन कितना है बाबू यहाँ पे, 2.85। फिर भी तुम्हारे कंपाउंड्स क्या है, ये स्टेबल है। नहीं चलो तो आराम से जो रिपल्सन घटा दिए, जितने भी प्रोटॉन है सब सब खींच रहे हैं कितने। अच्छा यहाँ पे ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस इसलिए क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में निकाला गया, रेशियो एक तरह से, इसलिए तुम्हारा क्या इसका कोई यूनिट नहीं है, तो याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन से और करते हैं, उसका तुम लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं। देखो क्वेश्चन से एक और करते हैं, जैसे
बात करते हैं बाबू सोडियम का ही निकालो। अच्छा पता करो तो मैग्नीशियम में कितना आया था 2.85 mg का जेड इफेक्टिव आया था। अच्छा सोडियम का इससे ज्यादा आएगा ये कम आएगा, तो mg में प्रोटॉन ज्यादा है तो ज्यादा खींचा होगा नहीं। अच्छा सोडियम में देखते हैं कितना आता है, उससे क्या आएगा कम आएगा, सोडियम से कम आएगा 0.65 देखना। तो सोडियम को निकालते हैं जेड इफेक्टिव, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम 11। जैसे तुम जेड इफेक्टिव निकालने जाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले बोलो, कोशिश करो तो ट्राई करो तो 1 मिनट जल्दी बनाओ, तो वीडियो रोक के और इसको बनाओ तो जल्दी बना। देखो तो चलो चेक करते हैं। तो सोडियम यहाँ पे 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये तुम्हारा देखो तो n है और ये तुम्हारा क्या है n-1 है और ये तुम्हारा क्या है n-2 है, n-1 और n-2। ठीक है अब चलो, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और कौन सा तीसरा ऑर्बिट, नहीं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है बताओ जरा सा, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1। देखो अब क्या होगा, तो इसी इलेक्ट्रॉन पे निकालना है कि कितना से अट्रैक्ट हो रहा है, तो बाकी सब इसको क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। देखो तो ये तुम्हारा n है, ये n थे, तो सिग्मा वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे ना कि इसी पे तो निकाल रहे, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स बचा तो 0 × 0.35 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा, फिर भी लिख लो 6 × 2 कितना 8 × 0.85 अब प्लस 2 × 1 तो 2 अब प्लस कितना आएगा बाबू यहाँ पे 68 आया था ना 6.80 तो कितना आएगा बाबू देखो यहाँ पे तो 8.80। ठीक है अच्छा अब बात करते हैं इसका जेड इफेक्टिव का। तो जेड माइनस क्या करोगे सिग्मा, जेड माइनस क्या करोगे सिग्मा। जेड क्या है बताओ जरा सा, कितना है जेड इसमें 11, सिग्मा कितना है 8.80, सोडियम से कम ही आएगा ना, पॉइंट कितना आएगा 2, पॉइंट कितना आएगा 2। अच्छा तो हो गया ये 9 तो 2.20। इसका देखो तो mg का कितना आया था बाबू, mg का अगर तुम देखोगे तो mg का आया था 2.85, यानी कि सोडियम यहाँ पे है कहीं पे और mg तुम्हारा यहाँ पे है, पीरियड में एकदम ये क्या है अगल बगल में है ना। तो इसका तुम्हारा कितना है देखो तो 2.20 और इसका है 2.85, तो इससे ये कितना ज़्यादा है 0.65। तो जनरली देखा गया है वो पीरियड में तुम जाओगे ना तो 0.65 से क्या 0.65 से एटॉमिक ये जेड इफेक्टिव क्या होता है बढ़ता है नहीं। तो बस इस चीज़ को तुमको याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, देखो जल्दी। अब तुम जरा सा करना क्या, हम कुछ होमवर्क पहले दे देते, पहले एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दे दिया है नाइट्रोजन 7, इसके आउटर मोस्ट के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है, जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन। अच्छा सबसे पहला चीज एक और याद रखो, देखो ये तुमको निकालने के लिए नहीं देगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि तुम निकालो जेड इफेक्टिव। हम अपनी तरफ से बताया तुम लोग जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत है ना, तुम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ोगे जेड इफेक्टिव का इतना ज़्यादा ज़रूरत है। और एक क्वेश्चन भी पूछा है IIT नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो पता चलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है निकालना, और निकालोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा जेड इफेक्टिव के बारे में, क्योंकि NCERT में बहुत कम दिया है जेड इफेक्टिव के बारे में। तो याद रखो जो चीज़ NCERT में बहुत कम देता है उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि पूरे NCERT में बेकार का चीज़ दिया रहता है। ठीक है तो चलो ध्यान दो। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन करो इसका। तो नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 और 2p क्या होता है 3 नहीं। तो देखो तो यहाँ पे n कौन सा है बाबू, n ये है
और ये तुम्हारा क्या है n-1 है। नहीं तो अब इसके लिए तुम जेड इफेक्टिव निकालोगे, देखो तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट और तुम्हारा कौन सा दूसरा ऑर्बिट। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। तो मान लो इसी पे निकालना है, इसी इलेक्ट्रॉन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से कम करेंगे। अब देखो इसलिए बताया है क्वेश्चन, कितना बच्चा सब करता क्या है कि यहाँ से कम कर देता है इसको। बाबू ये दोनों एन है, याद रखो, ये दोनों तुम्हारा क्या है? एन है, ये दोनों एन है। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। एक चला गया तो 4 बचा, यानी कि 4 × 0.35। 4 इंटू क्या लेंगे? 0.35। अब ये n-1 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0.85। और ये तुम्हारा वैल्यू किसका हो गया? सबको जोड़ दोगे ना, क्योंकि सब रिपल्सन कर रहा है ना, सब के सब इसको रिपल्सन कर रहा है, उसको छोड़ के। तो कैसे निकालेंगे बोलो बाबू? करो तो करो तो आएगा। देखो जरा सा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.40, नहीं 1.40 प्लस यहाँ पे 10 और यहाँ पे 16 1 17 1.60। तो कितना आने वाला है? 0 7 और 3 करोगे तो कितना आएगा? 11 का 1 और उसके बाद यहाँ पे 2 और 1 3 3.10। तो जेड इफेक्टिव निकालोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है बोलो? यहाँ पे जेड है 7, सिग्मा कितना है? 3.10। तो निकालो। अब इसमें कितना जोड़ोगे कि 100 हो जाए? घटाने का एक तरीका बता रहे, सबका अपना तरीका होता है, तुम लोगों को भी जो अच्छा लगेगा, जो इजी हो वही मेथड अपनाना। देखो कैसे करते हैं इसमें। पॉइंट यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि 10 100 में बदल जाएगा, 10 100 में कैसे करेंगे कि बदल जाएगा? तो 0.90, जैसे 0.90 करते तो क्या हो गया? 100 हुआ तो 3 1 क्या हो गया? 4, तो 4 हो गया। और उसके बाद देखो तो 4 7 में से 4 गया तो क्या बचा? 7 में से 4 गया तो 3, यानी 3.90, यानी कि जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 3.90। हो जाएगा कि कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करें क्या? मेरे ख्याल से तो बन जाएगा। नहीं कुछ भी आ जाए, चार्ज वाला ही दे देते हैं। जैसे एक चार्ज वाला हम लोग सीखते हैं और उसके बाद तुम लोग को बहुत सारा होमवर्क देंगे और आज होमवर्क बनाएगा तुमको भेजना है। चलो ध्यान दो, देखो जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं बाबू, ध्यान दो, सोडियम पे एक प्लस दे देते हैं। अब इसका पूछेंगे जेड इफेक्टिव बताओ तो क्या होगा? इसका कहेंगे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए सोडियम पे एक प्लस देके, मतलब चार्ज स्पीसीज का क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो कहानी तो वही है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन्स बदल गया। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बाबू? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन्स था इसके पास? 10 11 था, अभी कितना हो गया? 10। नहीं तो चलो निकालते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सोडियम प्लस का। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 हो गया, 2p6 हो गया। नहीं अब ये तुम्हारा क्या है? n है, ये तुम्हारा क्या है? n-1 है, बस वही तो, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो देखो तो यहाँ पे 7 × 0.35 अब प्लस 2 × 0.85 हो जाएगा। अच्छा तो क्या आएगा? 10 और 2 16 और 1 17 आएगा। उसके बाद देखो तो बाबू यहाँ पे कितना होता है? 35 35 और उसके बाद आता है 24, यानी कि इसका तुम निकालोगे देखो तो क्या आएगा? 5 11 का 1 और 3 और 1 4 4.15, यानी कि जेड इफेक्टिव निकालोगे तो क्या आएगा? 11 माइनस 4.15। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा सा। तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे? 25, तो 5 हो जाएगा 6.85। नहीं तो तुम लोग को इस चीज़ को करना है। तो तुम लोग को होमवर्क बताते हैं, क्या है होमवर्क, ध्यान दो। देखो होमवर्क समझ, सेकेंड पीरियड्स का सभी एलिमेंट्स लिख लेना है। देखो बाबू तुमको क्या करना है? सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबका जेड इफेक्टिव निकालना है। सबका क्या करना है बाबू?
जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटेड जेड इफेक्टिव ईच, सबका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है और उसके बाद देखना है कि लिथियम से बेरिलियम का जेड इफेक्टिव कितना ज्यादा है, इससे इसका कितना ज्यादा है, मतलब हर एक स्टेप में एक आगे बढ़ रहे हो तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ रहा है कि घट रहा है। नीचे अगर निकालना सोडियम पोटेशियम, इसमें क्या रिलेशन है, मैग्नीशियम कैल्शियम का निकालना, इसमें क्या रिलेशन है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम अच्छे से जेड इफेक्टिव एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को निकालना है, ठीक है। चलो।